नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों, आपका ये हिंदी का सेट नंबर 6 है। ऑलरेडी मैंने 5 सेट आपके करा दिए हैं और उम्मीद है कि आप डेली का डेली कवर कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके सारे के सारे जो भी हिंदी में टॉपिक दे रखे हैं भर्ती बोर्ड ने, उनसे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं आपका रिविजन तो ऑलरेडी हो ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या दिया गया है इसमें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन पढ़ के देखिए। इसमें आपका दिया गया है कि कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। यानी कि अगर आपको कर्कश शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कर्कश की, तो दोस्तों जो आपका मधुर होता है ना, मधुर का विलोम शब्द होता है कर्कश। ठीक है दोस्तों, यानी कि मधुर का आपका कर्कश विलोम शब्द हो जाएगा। और दोस्तों बाकी के जो ऑप्शन दे रखे हैं, कठोर का आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो दोस्तों आप इसमें देख लीजिए कि आपका जो कर्कश का होगा मधुर, एंड अगर हम बात करें कठोर की, तो दोस्तों कठोर का आपका विलोम शब्द होता है कोमल। एंड आपका विवेकी का होता है अविवेकी आपका हो जाएगा। और दोस्तों विनम्र, विनम्र का हो जाता है धृष्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनम्र का विलोम शब्द आपका धृष्ट हो जाता है। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, यानी कि जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो। दोस्तों यहाँ पर आपको आपके मतलब दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। सबसे पहले जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है दोस्तों, इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो। दोस्तों जो जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको बोलते हैं इंद्रजीत बोलते हैं उसको। ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो दोस्तों उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा उसको बोलते हैं जितेंद्रिय, और जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको इंद्रजीत बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसको, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द हो जाता है आपका कुलीन। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो दोस्तों इसमें आपको क्या कहा गया कि मतलब एक तरह की विश है, कोई व्यक्ति विश कर रहा है आपके लिए कि ईश्वर आपको दीर्घायु दे। तो दोस्तों जब भी कोई विश करी जाए या फिर कोई किसी व्यक्ति की ऐसी इच्छा हो कि आपके लिए कोई शुभ कार्य के बारे में सोचे, तो वहाँ पर आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन पर। श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो दोस्तों श्री गणेश का होता है कि कोई कार्य शुरू करना। ठीक है दोस्तों, तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा तो उसका हो जाता है इतिश्री। यानी कि इतिश्री का मतलब होता है कि कोई किसी भी कार्य को समाप्त करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों फूल का पर्यायवाची आपको इसमें बताना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपका सुमन होता है, पुष्प होता है और कुसुम, ये तीनों के तीनों फूल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जबकि जो आपका तनुजा होता है ये आपका होता है बेटी का पर्यायवाची, बेटी या पुत्री का, बेटी या पुत्री का पर्यायवाची तनुजा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस रस को रसराज कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जो श्रृंगार रस होता है उसको रसराज बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक वियोग श्रृंगार रस और एक संयोग श्रृंगार रस, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मन रे तन कागज का पुतला। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। तो दोस्तों जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें अपने आप आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको कहीं ना कहीं मतलब निर्वेद जैसा आप भाव आपको देखने को मिल रहा होगा। यानी कि मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद बिनसी जाए छिन में। तो दोस्तों इस तरह का मतलब इसमें आपका निर्वेद का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब है आपका शांत रस इसमें हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों सेट नंबर 5 में भी मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया है। दोस्तों जब भी मतलब आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि 16 मात्राएं हैं और दोस्तों चारों चरण बराबर हैं, यानी कि चारों चरणों में मात्राएं बराबर बराबर हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपकी चारपाई होती है ना, चारपाई इस तरह की, तो दोस्तों इसमें इसके चारों पैर बराबर होते हैं। तो इसी तरह से आपका ये चौपाई हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तो दोस्तों कल्प वृक्ष का आपको पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों कल्प वृक्ष के पर्यायवाची आपके पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष तीनों होते हैं, इस वजह से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है। तो दोस्तों हिंदी जो है वो संस्कृत की भाषा है, इस वजह से हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों हिंदी से संबंधित एक और आयोग होता है आपका राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है राजभाषा आयोग से। तो दोस्तों क्वेश्चन ये रहता है कि राजभाषा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों राजभाषा आयोग आपका आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कीजिए। तो दोस्तों अध्ययन जो लिखा है ये आपको मतलब यहाँ पर गलत वर्ड लिखा गया है अध्ययन, ठीक है दोस्तों। इसको सही करने के लिए कौन सा वर्ड आपको देखने को मिलेगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अध्ययन इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। अविकारी शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा। तो दोस्तों आपके जो अव्यय होते हैं ना, क्योंकि दोस्तों ये अव्यय में क्या होता है कि इनके लिंग, वचन और कारक में चेंज करने पर भी वाक्य का भाव नहीं बदलता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि शब्द नहीं बदलता है, इस वजह से इनको अव्यय बोलते हैं। और दोस्तों अविकारी भी इन्हीं को बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है टोटल। दोस्तों स्वरों की संख्या अगर पूछी है तो आपकी 11 होती है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर जब भी आपसे कुल वर्ड पूछी जाए ना, क्योंकि यहाँ से तो आपकी 44 वर्ड निकल के आएंगे। दोस्तों जब आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ड कितने होते हैं, दोस्तों कुल वर्ड होते हैं 52, ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 16 से 20 तक आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनमें से आपको बताना है कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें इसी में से आपको आंसर ढूंढ के बताने हैं। तो कभी क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही अप्रोच जो मैंने बता रखी है सबसे पहले आपको, कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। कभी भी आप पैराग्राफ पहले मत पढ़ना, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो कि आपको पैराग्राफ में देखने हैं, ना कि पैराग्राफ को देख करके क्वेश्चन में देखना है। तो सबसे पहले आप पढ़िए कि कभी क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। तो दोस्तों इसमें जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि मैंने पैराग्राफ पढ़ रखा है इस वजह से कवि बोल रहा है कि रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा दे रहा है कवि। दोस्तों इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना अच्छे से। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है। तो दोस्तों कायर का अर्थ तो आपको वैसे भी पता होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों अगर हम कायर की बात करें तो बहुत समझौतावादी होता है, कि यानी कि वो कहीं ना कहीं से बहाना जरूर बना लेगा कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। और दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों कायर मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। पाहन शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों पाहन का तो आपको पर्यायवाची पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि दोस्तों पाहन जो होता है आपका पत्थर को बोलते हैं, और पत्थर को प्रस्तर भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, प्रस्तर। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो दोस्तों कवि के अनुसार जो पैराग्राफ में बोला गया है कि दोस्तों जो आपका समझौतावादी जीवन होता है ये व्यर्थ है, यानी कि कायरतापूर्ण जीवन भी व्यर्थ है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो दोस्तों आपका जो द्विगु समास होता है वहाँ पर आपका पहला पद संख्यावाचक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो दोस्तों अगर हम राजपुत्र का थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट करें तो राजा का पुत्र, ठीक है दोस्तों, राजा का पुत्र हो जाएगा राजपुत्र।
तो दोस्तों जिस भी समास में बीच में मतलब कारक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर आपका मैंने बताया था तत्पुरुष समास होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा राजपुत्र में। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों बेमेल शब्द तो आपको पता ही होगा कि आपको चाहे इसमें समस्या के बारे में बात करें या कठिनाई के बारे में बात करें या जटिलता के बारे में बात करें, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक ही चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। यानी कि कोई भी मान लो क्वेश्चन है या हार्ड है यानी कि जटिल भी है या समस्यापूर्ण है या फिर कठिनाई है, लेकिन दोस्तों खेद होता है दुख का समानार्थी होता है खेद। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। घर, परिवार, प्रियजन और बच्चे। तो दोस्तों इसमें आपको क्या क्या सही लग रहा है कमेंट करके बताओ। दोस्तों इसमें आपका जो घर होगा ना, घर आपका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि दोस्तों घर होता है मतलब परिवार में कोई ना कोई कैंडिडेट जरूर होंगे, प्रियजन में कोई ना कोई कैंडिडेट होगा जो कि एक मनुष्य होगा दोस्तों, बच्चे में भी कोई ना कोई कैंडिडेट होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन घर में नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है आपका कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों आपका जो अव्ययीभाव समास होता है इसका आपका पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपके जो कबीर दास जी थे वो दोस्तों निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये एक ऐसे पहले कवि थे जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और संत होने के बाद भी इन्होंने पूर्णतः गृहस्थ जीवन अपना जीवन यापन किया था, यानी कि ये संत भी थे और अपना गृहस्थ जीवन भी इन्होंने जिया था। तो ये आपके कबीरदास जी हैं, इनको आप ध्यान रखना। और इनकी जो रचनाएं आती हैं वो बीजक कहलाती हैं। कबीरदास के जो रचनाओं का संग्रह है वो बीजक कहलाता है आपका, और जिसके अंदर साकी, शबद, रामायणी भी रचनाएं हैं, ठीक है दोस्तों, ये इनको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि आपकी जो हिंदी है इनको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। दोस्तों राजभाषा का मतलब क्या होता है कि जो भी सरकारी काम होंगे, ठीक है दोस्तों, उनको हिंदी में किया जाएगा, ये उसका मतलब होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं। तो दोस्तों कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनको आप ध्यान रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब महाकाव्य है, ये बार बार पूछा जाता है। ये यूपीएसआई में भी पूछा गया, अभी 2021 वाली पेपर में यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो दोस्तों आपको बताना है पृथ्वीराज रासो आपके आदिकाल की रचना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो इनके रचयिता कौन थे। तो इनकी रचयिता थे चंद बरदाई, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, चंद बरदाई। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिव साब शान का समय मेघमय सुंदरी परिसी। ये आपको बताना है कि दिव साब शान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अलंकार की, दोस्तों मतलब कोई परी उतर रही है धीरे धीरे, यानी कि इसमें आपको मानवीकरण किया गया है। लेकिन दोस्तों आपका आंसर राइट आंसर डी आपका सही हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार इसमें हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार परीक्षा में आ चुका है आपका। यूपीएसआई में भी काफ़ी ऐसे सेट थे जिनमें आप इनका ये क्वेश्चन रिपीट होता गया है, ठीक है दोस्तों। चलो इसको बता देते, थोड़ा डिटेल में बताएंगे इसको, क्योंकि दोस्तों ये छा होता है ये 2 वर्णों के सहयोग से बनता है और इसको संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं। एक तो आपका का हो जाता है, का एंड सा, ठीक है दोस्तों, का और सा के संयोग से बनता है। और दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो आपका छा वर्ड है वो दोस्तों का और सा के संयोग से आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि किस वर्ड के बाद आता है। तो दोस्तों अगर जब हम अपनी हिंदी वर्णमाला में जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको ये लास्ट में देखने को मिलता है, यानी कि क्षेत्र ज्ञान के बीच में मिलता है, ज्ञा और त्रा के बीच में। लेकिन दोस्तों ये अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे, हिंदी शब्दकोश की, तो दोस्तों ये का के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसमें काफ़ी अपवाद भी आपके दिए गए हैं, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। खग जाने खग की भाषा
तो दोस्तों इसका बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों इसमें आपको वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको सही सार्थक क्रम में मिलाना है। तो दोस्तों सबसे पहला आप पढ़ लीजिए जिस प्रकार, और दोस्तों आगे जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इनको आपको सार्थक क्रम में अरेंज करना है। तो दोस्तों अगर मैंने, क्योंकि वाक्य पढ़ रखा है पूरा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इसको वाक्य को पढ़ के बता देता हूँ एक बार। जिस प्रकार, और दोस्तों अब ऑप्शन के हिसाब से पढ़ लीजिए। दोस्तों आपका जो वाक्य बनेगा, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। जो दोस्तों ये आपका पूरा वाक्य बनेगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों अक्ल का दुश्मन, आप बार बार किसी को, मतलब आपने ये वर्ड सुना होगा, अक्ल का दुश्मन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाता है महामूर्ख, यानी कि अक्ल का दुश्मन होगा तो उसको महामूर्ख बोलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। यानी कि अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको डी ऑप्शन देना है। अगर किसी में त्रुटि आपको नज़र आ रही है तो आपको ए या बी में आपको बताना है किस में त्रुटि है। तो दोस्तों वाक्य को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि दिख रही होगी, क्योंकि दोस्तों धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। यानी कि यहाँ तो आपको कोई त्रुटि दिख नहीं रही है, कोई देकर कोई लाभ ना होगा, लेकिन व्यर्थ बेकार, यानी कि यहाँ पर या तो आप जो आपका बेकार शब्द है ना, ये निरर्थक है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों व्यर्थ जब बोल दिया गया है तो बेकार की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन में आपकी गलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें सर्वोत्तम में आपको त्रुटि दिख रही होगी, क्योंकि उसमें दोस्तों इसमें डबल ता होना चाहिए था, यानी कि एक हाफ ता होना चाहिए था और एक पूरा, जो कि इसमें नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। सांसारिक, ये भी आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों सांसारिक वर्ड होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब चलते हैं कीर्ति। तो दोस्तों कीर्ति कोई वर्ड नहीं होता है, इसमें छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी ता पर, यानी कि कीर्ति होता है आपका, तो ये भी गलत हो जाता है। और सच्चिदानंद आपका सही लिखा हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपको बताना है, क्योंकि दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के पहले। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मिठास की, तो दोस्तों मिठास का अगर हम संधि विच्छेद करें तो दोस्तों आपका आएगा मीठा प्लस आस। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आस शब्द है ना, ये आपका तत्सम है, और दोस्तों मीठा आपका ये आपका मूल शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों सत्याग्रह का आपको संधि विच्छेद, तो ये तो नॉर्मल सिंपल सा है, सत्य प्लस आग्रह, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दो बड़ों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट किए हों। दोस्तों अगर आपके 30+ सही हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप 35+ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में कमी है, और दोस्तों उनको थोड़ा इम्प्रूव करिए। दोस्तों अगर कहीं भी कमी आ रही है तो उसको बताना कि मतलब कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगा अलग से। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।